चलिए, जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कल हुई और मिश्रित प्रतिक्रिया है। चलिए हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में इतिहास के कुछ प्रश्नों को देख लें। जैसे ये सवाल तो बहुत आसान है, 1857 के विद्रोह के समय अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, कोई नहीं। तो अंतिम मुगल सम्राट, ये टेक्निकली इस तरह से होना नहीं चाहिए था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ये सवाल देखिए कि एक तरफ महत्वपूर्ण मध्यकालीन शब्द दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका अर्थ दिया हुआ है और उसको मिलाना है। और एक तरफ है खुतबा, सिजदा, इक्ता, टंका। ये सारे बड़े प्रसिद्ध मध्यकाल में ये शब्द हैं। हम लोग इससे सुपरिचित हैं और बहुत बार हम लोगों ने इस पर चर्चा की है। खुतबा जो है वो शुक्रवार को जो नमाज शासक अदा करता है उसको खुतबा कहते हैं। और एक सवाल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब फिरोज शाह तुगलक ने खुतबा पढ़ा तो उसमें से पीछे के दिल्ली सुल्तानों का भी उसने नाम लिया। किस एक सुल्तान का नाम नहीं लिया? अपने खुतबे में वो शामिल नहीं करता था और वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो खुतबा वो नमाज है जो शासक अदा करता था। और सिजदा, पाबोस जानते हैं, सिजदा मतलब झुक के सलाम करना। ये बलबन ने शुरू किया था राजत्व व्यवस्था को, अपने जो राजत्व खतरे में थी उसको मजबूत स्थिति प्रदान करने के लिए। और पाबोस मतलब झुक के पैरों को चूमना एक तरह से। तो पाबोस तो नहीं दिया है। और इक्ता, इक्ता के बारे में भी हम लोग बहुत बढ़िया से बात कर चुके हैं। इक्ता दिल्ली सल्तनत में यानी मध्यकाल में जो तुर्क भारत में आते हैं तो इस्लामी प्रशासनिक प्रणाली जब यहाँ वो लागू करते हैं तो वो एक्चुअली इक्ता है। इक्ता का मतलब भू हस्तांतरण, लेकिन हस्तांतरणीय भू आवंटन। मतलब कि किसी भी शासक द्वारा अपने अमीर वर्ग को, किसी सैनिक पदाधिकारी को या किसी अन्य पद पे जो है उसको जब वेतन के बदले जमीन दी जाए कि आप उस जमीन से होने वाले राजस्व से अपना वेतन लेंगे और उससे ज़्यादा जो आ रहा है वो एक्स्ट्रा रकम जिसको फवाजिल कहते हैं वो आप शासक को भेजेंगे। ये बात। और दूसरी बात जो इसको सामंतवाद से अलग करती है, जो तुर्कों के आगमन के पहले हिंदुस्तान में जब किसी को जमीन दी जाती थी तो फिर उससे वापस नहीं लिया जाता था, ठीक है। लेकिन तुर्कों की इस एकता प्रणाली में यह था कि अगर आपको जमीन दिया तो 2 साल 3 साल के लिए फिर आपको किसी और जगह जमीन आवंटित कर देंगे। इस तरह से कोई भी अमीर या कोई भी सैनिक जो पदाधिकारी है वो मजबूत नहीं हो पाता था जमीन पर, क्योंकि उसका ट्रांसफर होता रहता था। तो ये हस्तांतरणीय राजस्व का आवंटन है। इसमें केवल दिल्ली सल्तनत में भू राजस्व आवंटन दिया है। पर एकता के बारे में जानना चाहिए क्योंकि इससे मुख्य परीक्षा में सवाल आ सकता है। एकता दिल्ली सल्तनत को एक केंद्रीकृत स्वरूप देने में महत्व का स्थान रखती है। चलिए, टंका, ये इस पर भी हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। जो इल्तुतमिश ने सिक्का जारी किया उसको टंका कहते हैं, ठीक है। चांदी का था। जीतल भी जारी किया जो तांबे का था। चलिए, तो ये आप इसमें तो ऐसा है कि 1 या 2 मिला लेंगे तो बाकी मिल जाएगा, लेकिन जानकारी होनी चाहिए आपको। मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में नाथपंथी, सिद्ध और योगी निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? देखिए, हमने सूफी और भक्ति आंदोलन पर जब बात किया था तो हमने आप लोगों से बात किया था कि एक हिस्सा निर्गुण लोगों का है और एक सगुण भी है उसमें, पर ज्यादातर निर्गुण है। और सूफी संतों ने निर्गुण संतों से बहुत कुछ लिया, ठीक है। तो ये लोग निराकार, ये जो नाथपंथी, सिद्ध और योगी, ये सूफियों के समय थे। और सूफी लोगों ने सूफी और इनमें ये कनेक्शन इसलिए बन जाता था कि सूफिज्म भी निराकार, मतलब इस्लाम भी निराकार है एक तरह से। और सिद्ध और नाथपंथी तो इनकी यौगिक क्रियाएं सूफी लोग सीखते थे, तो इसलिए इस पर हम लोगों ने विस्तार से बात किया था। तो इसमें कोई दुविधा है नहीं। निराकार वास्तविकता, निर्गुण, यानी जो एकमात्र वास्तविकता है वो निर्गुण है। इस तरह के
मत को मानने वाले लोग सिद्ध, नाथपंथी और योगी कहलाए। ठीक है, चलिए ये देखिए, इसको लेके बहुत कुछ बच्चों में कंफ्यूजन था कि अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक नवीनता थी कि द अमर नायका सिस्टम वाज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। देखिए ये बात सही है। अमर नायक क्या था कि उन सेनापतियों को जिनको नकद वेतन दिया जाता था, उनको उनकी सेवा के बदले, अच्छी सेवा के बदले उनको जमीन भी दी जाती थी जिसको अमरम भूमि कहते थे, एंड इसलिए वो अमर नायक कहलाए। ये इनोवेशन क्यों था? क्योंकि उस समय में विजयनगर के आसपास इस तरह की पद्धति का किसी ने उपयोग नहीं किया था। इससे वो अपने सैनिकों का साथ मजबूती से प्राप्त करने की हैसियत में विजयनगर शासक थे, तो इसलिए ये एक नवीनता थी। दूसरी बात, कथन की अमर नायक सैन्य सेनापति थे, ये मैंने अभी कहा ही। जो भूमि मिलती थी वो अमरम कहलाती थी, और उनको अमर नायक इसीलिए कहते थे। नायक सेनापति थे, उनको शासन करने के लिए क्षेत्र दिए जाते थे, और राजाओं के लिए घोड़े, हाथियों की एक निर्धारित टुकड़ी के रखरखाव के लिए कर वसूल करते थे। वो कर वसूल करते थे, उससे अपना वेतन, उससे अपना लाभ भी लेते थे और राजा की सेवा भी करते थे। तो इस प्रकार ये दोनों ही बातें सही हैं, और इसकी व्याख्या इसलिए है कि ये जब आप बात कहेंगे ये दूसरी वाली, और इसीलिए जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि इसीलिए अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक नवीनता थी। क्यों? क्योंकि अमर नायकों को शासन करने के लिए क्षेत्र दिया गया, निश्चित संख्या में घोड़े और हाथी रखने हैं, तो इसलिए वो और मजबूत होगा सैनिक, और राजा इससे मजबूत होगा। ठीक है ना? तो ये दोनों ही बातें सही हैं और इसकी व्याख्या भी करता है। ये सवाल को लेकर के भी बहुत कंफ्यूजन है बच्चों में। मुगल कृषि प्रणाली में जमींदारों को उनके अधिकार क्षेत्र के सभी भूमि का स्वामी मान लिया जाता था। देखिए, इरफान हबीब साहब ने इस बात पर बड़ा प्रकाश डाला है कि मध्यकाल में अगर आप जमींदार किसी को कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो एक ग्रामीण समाज में एक वर्चस्व का स्थान रखता है। और मुगल शासकों की ये प्रवृत्ति रहती थी कि जो जमींदार हैं उसको उसकी भूमि का स्वामी मान लिया जाए और उसको कर एकत्र करने की प्रक्रिया का हिस्सा बना लिया जाए। ठीक है, तो ये बात सही है। ठीक है। दूसरी बात कि जमींदार भूमि मध्यस्थों का एक वर्ग था। बिल्कुल, जमींदार भूमि मध्यस्थों का मतलब किसान और राजा के बीच एक मध्यस्थ का काम करता था। हमेशा मुगल शासक ये चाहते थे कि जमींदारों को एक तरह से कर वसूली का माध्यम बना लें और अपने मातहत रखें। और जमींदार की हमेशा ये टेंडेंसी होती थी कि अपने आप को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्र करने की स्थिति, अगर जरा सा भी केंद्रीय तंत्र में कमजोरी आ रही है तो वो अपने आप को थोड़ा सा फैलाने लगता था, स्वतंत्र होने की स्थिति में रहता था। तो इसलिए आप दूसरी बात देखेंगे कि जमींदार भूमि मध्यस्थों का एक वर्ग था। द जमींदार्स वर अ क्लास ऑफ लैंडेड इंटरमीडियरीज, एक तरह से बीच में था किसान और मुगल बादशाह के, who enjoyed certain hereditary rights, यहां राइट्स दे दिया, गलत छप गया, राइट्स, जो ये वंशानुगत अधिकार था। ठीक है, उनको जमींदार वो थे जिनको वंशानुगत अधिकार, एक तरह से जो जमींदार था उसका बेटा भी जमींदार होता था। हालांकि जमींदारियां खरीद के भी हासिल की जाती थी, लेकिन एक बार जमींदारी जिसने हासिल किया वो फिर उसका वंशानुगत रूप से उपभोग करता था। तो ये बात भी ठीक है, खेती रैयतों द्वारा होती थी। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, और चूंकि ये बात है तो इसीलिए मुगल कृषि प्रणाली में जमींदारों को उनके अधिकार क्षेत्र की भूमि का स्वामी माना जाता था। तो अगर स्वामी माना जाता था तो क्यों माना जाता था? क्योंकि ये स्थिति थी। तो चलिए, और सवाल ऐसे है नहीं बहुत। ये चानोदड़ो कालीबंगा